दोस्तों सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस शुरू कर चुके हैं। हम लोग जहाँ तक पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जहाँ तक पढ़े हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग तीन किरणों को हम लोग देख चुके हैं। कब? जब प्रकाशिक केंद्र से जब वो सी से परे था और सी से अनंत के बीच में, और जब वस्तु अनंत पर था। तो तीन पैटर्न हम लोग बना चुके हैं। हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं सबसे पहले, और अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे कि जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम लोग तीन बार वस्तु को ले चुके हैं। एक बार वस्तु इनफाइनाइट पर था, अनंत पर, और एक बार वस्तु सी तथा अनंत के बीच में रखे थे, और एक बार वस्तु हम लोग सी पर लेकर के आए थे। तो किस तरह से प्रतिबिंब बन रहा था ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि प्रतिबिंब एक्चुअली बनता कैसे है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए या फिर प्रकाश को परावर्तित करने के लिए हम परावर्तन का नियम पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, गोली दर्पण, यानी कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है। अब देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष का ये वक्रता केंद्र है। गोले का जिस भाग का ये गोलीय दर्पण है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और ये वक्रता केंद्र है। अगर इस पर यहां से हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं, इस तरह से ऐसे जो आएंगी, वो हम लोग जान रहे हैं कि परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के जाएंगी। जिस बिंदु से होकर के जाती हैं वो फोकस कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। और एक चीज और हम लोग जान रहे हैं कि अगर इससे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं समांतर और ये परावर्तित हो जा रही हैं, इस तरह से फोकस से होकर के जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, परावर्तन का नियम जानते हैं कि ये इसका अभिलंब है। जितने कोण पर प्रकाश आपतित होता है, ये मिरर है, जितने कोण पर प्रकाश आपतित होता है उतना ही कोण पर परावर्तित होता है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही परावर्तन का नियम कहता है। यहाँ भी अगर परावर्तन का नियम लगाएं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि इस पर अभिलंब कैसे बनेगा। तो अब गोले पर, कभी भी गोले पर अगर अभिलंब बनाना है, जैसे मान लीजिए गोला है और ये इसका केंद्र है, केंद्र से गोले के परिधि पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा सारी की सारी 90 डिग्री पर होती हैं या लंबवत होती हैं। ये सारी की सारी 90 डिग्री पर होती हैं। केंद्र से, एक बात याद रखेंगे कि इसके केंद्र से इसके परिधि पर मिलाने वाली कोई भी रेखा इस तरह से खींच दी जाए, वो सारा का सारा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके परिधि इस बिंदु पर, क्योंकि यही आपतन बिंदु है, और यहां से अगर केंद्र से मिला दें हम लोग तो ये इसका अभिलंब हो जाएगा। ये अभिलंब है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने कोण पर आपतित होगा उतना ही कोण पर इसे परावर्तित भी होना है। तो ये उतना ही कोण पर परावर्तित होता है, और परावर्तित होने के बाद जैसे चला जाएगा, ये मुख्य अक्ष पर ये जो बिंदु को काटता है उसी को हम लोग नाम देते हैं कि ये इसका फोकस है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे परावर्तित होता है। ये हर जगह लागू यही होगा। तो हम लोग तीन वस्तुओं को पढ़े थे। यहाँ अनंत पर जब था तो समांतर आने वाली फोकस से होकर के जा रही थी इस तरह से, तो यानी इस बिंदुवत बना रहा था, छोटा सा बना रहा था इसका आकार। अब जैसे ही इसके बीच में लेकर के आएंगे, जैसे वस्तु को केंद्र की ओर या ध्रुव की ओर लेकर के आते हैं, वैसे प्रतिबिंब आगे की ओर बढ़ता जाता है। अभी ये छोटा है, सूक्ष्म है, ये बिंदुवत है, और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाएगा और ये प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा और वस्तु धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जब केंद्र पर लेकर के आते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब भी बनता है। अब आगे हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। अब हम लोग सी और एफ के बीच में वस्तु को लाते हैं और देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब है, इस तरह से ये अवतल दर्पण है और यहाँ इसका गोले का केंद्र है, मान लीजिए यहाँ है प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ इसका फोकस है। अब वस्तु केंद्र पर आ गया था। अब वस्तु को और आगे लेकर के आएंगे तो वस्तु मान लीजिए हमारा यहाँ कहीं स्थित है, सी तथा एफ के बीच में। वस्तु सी तथा एफ के बीच में है। यहाँ ए है और ये बी है।
अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं, तो ये ऐसे आ रही हैं और फोकस से होकर के चली जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ से एक किरणों को और भेज दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से फोकस से मान लीजिए कोई किरण आ रही है, तो फोकस से आने के बाद यहाँ टकराएंगे और टकराने के पश्चात ये समांतर चली जाती हैं। हम देख पा रहे हैं समांतर चली जाएंगी, तो यहाँ सी पर भी नहीं मिल रही है, सी से आगे मिल रही हैं, यानी यहाँ कहीं कट कर रही हैं, सी से आगे, यानी ये यहाँ कहीं कट कर रही हैं, यहाँ। तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। हम देख रहे हैं कि यहाँ से मुख्य अक्ष के एक समांतर भेजेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो फोकस से होकर के चली जा रही हैं, और दूसरी किरण को फोकस से अगर भेज दिया जाए तो ये परावर्तन के पश्चात समांतर चली जाती हैं। दोनों इसका उल्टा भी सही है, समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के जाती हैं और फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर चली जाती हैं। तो अब इस तरह से अगर समांतर जा रही हैं तो इसका ये प्रतिबिंब बनेगा, और इसका प्रतिबिंब का अगर नाम लिखा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, सी से परे स्थित है, सी से परे। सी से परे को हम लोग सी तथा अनंत के बीच में भी कह सकते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, तो इसका जो आकार होगा, आकार जो होगा वो कह सकते हैं हम लोग कि ये वस्तु इतना बड़ा, इतना छोटा है, और ये इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रकृति होगा ये वास्तविक बन रहा है, वास्तविक कट कर रहा है, यानी ये वास्तविक होगा, और वास्तविक जहां मिले वहां हम लोग कहते हैं वास्तविक तथा उल्टा। ये इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। ये सारा का सारा प्रतिबिंब की, ये पूरा प्रतिबिंब की इसकी स्थिति हो जाएगी। जो स्थिति होगा प्रतिबिंब का सी से परे होगा, और उस प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, और प्रकृति इसकी होगी जो वास्तविक तथा उल्टा प्रकृति होगी। अब यहाँ और आगे बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए अब ये सी एफ के बीच में था बस, अब हम लोग एफ पर लेकर के आते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखें हम लोग, ये सी है और यहाँ मान लीजिए एफ है, और एफ पर किसी वस्तु को रख दिया जाए, ये वस्तु है ए और बी। वही प्रक्रिया फिर से करेंगे हम लोग कि यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो फोकस से होकर के चले जाएंगे, इस तरह से, ऐसे फोकस से होकर के चली जाएंगी। और दूसरी किरण को अगर हम लोग भेजें, मान लीजिए कि यहाँ से एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आ रही है ऐसे, तो प्रकाशिक केंद्र पर अगर भेजें हम लोग, तो जिस कोण पर ये जाएगी प्रकाशिक केंद्र पर, उसी कोण पर ये वापस आ जाएगी। तो इस कोण पर भेजें, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ धीरे धीरे देख रहे हैं घटता जा रहा है, ये डिस्टेंस छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब दो किरणें, यहाँ अगर गैप ज़्यादा है, धीरे धीरे इनका गैप घटता जा रहा है, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा, कहीं दूर जा करके जरूर एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हम कहेंगे कि ये कहीं न कहीं दूर जाकर के मिलेगा, यानी इसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, इसकी वो अनंत पर होगी, अनंत पर इसकी स्थिति हो जाएगी। और अगर इसके आकार की बात करें, तो ये बहुत बड़ा बनेगा। ये अनंत पर जाकर के मिल रहा है, इसका मतलब बड़ा बनेगा। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि अत्यंत बड़ा कह सकते हैं, या विवर्धित कह सकते हैं, अत्यंत विवर्धित कह सकते हैं। और इसकी जो प्रकृति है, वो वास्तविक बन रही है, आगे मिल रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा भी होगा,
जब भी हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, अगर वास्तविक बन रहा है तो हमेशा कहेंगे हम लोग ये वास्तविक है, तो उल्टा है। अब हम लोग यप के आगे जैसे ही लेकर के आएंगे यप और ध्रुव के बीच में, तो इसमें अगर बनाए इस ग्राफ को, ये फिगर थर्ड है हमारा, थर्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है और ये 6। तो यहां मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है और यहां यफ है और यफ तथा पी के बीच में कोई वस्तु है ए बी, यहाँ यफ है और ये सी है। यहां से भी वही काम होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से फोकस से होकर के चली जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र से किरणें जो आ रही हैं ऐसे, प्रकाशिक केंद्र से जो किरणें आएंगी वो बिना विचलित हुए उसी माध्यम में लौट जाएंगे ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो गैप है यहाँ कम है और धीरे 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 गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से अगर गैप बढ़ता जाएगा तो इस तरह से दोनों किरणें कहीं भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब वास्तविक में कहीं तो कट ही नहीं करेंगी। अगर कोई किरणें इस तरह से बढ़ती जा रही हैं, इनका डिस्टेंस जो गैप है बढ़ता जा रहा है, तो ये अगर गैप बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं घटा भी होगा। और मान लीजिए कि इनका गैप अगर धीरे धीरे यहाँ कम है तो और पीछे अगर लेकर के जाएंगे इस तरह से, तो ऐसा महसूस होगा कि ये किरणें कहीं न कहीं आपस में मिली होंगी, तब जाकर के इनका गैप मेंटेन है और ये गैप बनाई जा रही हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि मान लीजिए कि ये किरणें दोनों पीछे अगर मुड़ेंगी तो पीछे कहीं न कहीं यहाँ मिली होंगी, तो जहां मिली होंगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब यहां देख रहे हैं ये जितना भी प्रतिबिंब था वो आगे था, अब यहां देख रहे हैं ये प्रतिबिंब पीछे बन गया और जिस तरह से वस्तु है उसी दिशा में प्रतिबिंब भी है। इसका मतलब वस्तु जैसा है वैसा प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब सीधा होगा। और हम लोग यहाँ डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, ये खींच करके आभास करा करके मिला रहे हैं, इसका मतलब ये वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा। और आभासी होता है तो हमेशा हम लोग कहते हैं सीधा होता है। और यहाँ कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो दर्पण के, ये दर्पण है, दर्पण के आगे तो बन नहीं रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा। और पीछे का हम लोग डिस्टेंस तो माप नहीं सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे इसकी जो स्थिति होगी, स्थिति इसकी जो होगी वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसका जो आकार होगा वो वस्तु से, जाहिर सी बात है बड़ा मिल रहा है, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और इसकी जो प्रकृति लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जो प्रकृति लिख सकते हैं, प्रकृति वो आभासी होगा। अगर आभासी हो रहा है तो ये सीधा होगा। तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक चीज मिल रहा है कि हमें जैसे जैसे वस्तु को अनंत से फोकस की ओर या ध्रुव के बीच, ध्रुव की तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रतिबिंब आता जा रहा है वैसे वैसे उसका, जैसे वस्तु लेकर के आ रहे हैं वैसे उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे वस्तु को जितना नजदीक लेकर के आएंगे, दर्पण के करीब जितना नजदीक लेकर के आएंगे वस्तु को, उतना ही उसका दूर यानी कि बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और नजदीक लेकर के आएंगे तो वो धीरे धीरे अब आभासी बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि फोकस और पी के बीच में जैसे वस्तु को रखा गया है तो वो उसका प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। जब भी आभासी बनेगा वो सीधा होगा। और देख रहे हैं हम लोग दर्पण से पीछे है तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ सकते हैं। और अगर प्रतिबिंब के निर्माण में सबसे पहले अगर इसका हम लोग कहते हैं कि ये पढ़ते आखिर क्यों है, इसका उपयोग कहीं दैनिक जीवन में है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसका उपयोग पढ़ लेते हैं कि आखिर दैनिक जीवन में इसका कहीं ना कहीं उपयोग किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कि ये फोकस से आ रही है प्रकाश की किरणें एकत्रित हो रही हैं, इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो आगे हम लोग समझते हैं कि इसका उपयोग जैसे कुकर के फॉर्म में, कुकर के रूप में, सौर कुकर के रूप में किस तरह से करते हैं, और भी सारी चीजें आगे हम लोग समझते हैं। तो चलिए इसका उपयोग हम लोग पढ़ते हैं कि इसका उपयोग दैनिक जीवन में होता क्या है। सबसे पहले सौर
सौर कुकर में हम लोग किस तरह से उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ उसमें सौर कुकर में हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है, एक अवतल दर्पण लगा होता है। इस तरह से अवतल दर्पण के हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती हैं वो फोकस से होकर के जाती हैं। यहाँ फोकस से कहने का मतलब ये है कि जो भी किरणें आएंगी वो सारी की सारी किरणों को वो फोकसित कर देगा, फोकस पर एकत्रित कर देगा। और जब एकत्रित होता है इसे हम लोग कहते हैं अभिसारित। अभिसारित भी कहते हैं। और ये जो किरणों को फैलाता है उत्तल दर्पण, वहां कहते हैं हम लोग अपसरित होता है। तो यहाँ अभिसरित होता है, एकत्रित होता है। तो अगर यहाँ एकत्रित हो रहा है तो इसका मतलब जितना भी लाइट आएगा इस तरह से वो सारे को एकत्रित करेगा, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और यही होता है सोलर कुकर में कि इस तरह से ये दर्पण होता है। दर्पण के फोकस पर कोई बर्तन रख दिया जाता है। इस तरह से हम लोग मेजर कर लेंगे कि जहां जितना दूर पर इसका फोकस जो आएगा, और फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आर है, आर का अगर आधा कर दिया जाए, r/2 कर दिया जाए, तो ये हमारा फोकस निकल करके आता है। और ये किस गोले का भाग है उसका वक्रता त्रिज्या तो पता होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या पता है तो उसका आधा करेंगे, फोकस निकल करके आ जाता है। तो फोकस पर हम कोई बर्तन को, पात्र को रख देते हैं तो ये सारी किरणों को आता है, जैसे वो फोकसित कर देता है। और फोकसित करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जैसे ही एनर्जी हीट जनरेट करना शुरू कर देता है, वैसे ही ये जो भी पात्र रखते हैं हम लोग, बर्तन हो या फिर कुछ कुकर हो, कुकर वैसे ही हीट होना शुरू हो जाता है। और उसमें जो भी चीज़ें रखा जाता है वो हमें पकाने में समय नहीं लगता है। इस तरह से एनर्जी को ये स्टोर करता रहेगा। तो हम लोग इसका फोकस पर रख करके हम लोग ये सौर कुकर का हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगला उपयोग, अगर ये पहला है, दूसरा उपयोग हम लोग जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक टार्च होता है। टार्च में इस तरह से दर्पण लगा होता है। दर्पण क्या करता है कि यहाँ इसके फोकस पर बल्ब होता है। फोकस पर बल्ब को रखते हैं और बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ फोकस होगा, फोकस पर रखा जाएगा और फोकस से बहुत सारी किरणें निकलेंगी। और जितनी किरणें निकलेंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाएंगी। ऐसे मुख्य अक्ष के ये सारी किरणें समांतर चली जाएंगी। तो मतलब ये जलेगा, जितना लाइट एमिट करेगा ये इसके दर्पण पर ट्रांसफॉर्म करेगा। और दर्पण से जितनी भी लाइटें होंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देगा और समांतर चले जाएंगे। और ये क्या होता है, इसी तरह से ये फोकस के फॉर्म में जाता है। और इस तरह से हम टार्च के रूप में समझ सकते हैं। इसके फोकस पर बल्ब को रखते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस मिरर पर पड़ती है, इस अवतल दर्पण पर पड़ती है और इसके मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। तो यहाँ से हमें ज़्यादा स्पष्ट वस्तुओं को देखने में आसानी होता है। आगे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे दंत चिकित्सक के रूप में, दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि यहाँ से एक अवतल दर्पण लगाते हैं। ऐसे दंत चिकित्सक क्या करते हैं, दंत चिकित्सक के हाथ में इस तरह से एक छड़ी होती है और उसमें एक लगा होता है दर्पण। और दर्पण के फोकस पर जैसे ही दांत को लेकर के आते हैं, यहाँ दंत हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ फोकस है, फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे ही इस वस्तु को लेकर के जाते हैं, तो अभी इसका प्रतिबिंब बताएं हम लोग कि यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर के चली जाएंगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें इस तरह से समांतर चली जाएंगी और आगे कहीं कट नहीं करती हैं। और ये जो किरणें हैं वो इसका प्रतिबिंब कहीं आभासी बनता है, इस तरह से A', B'। तो दंत चिकित्सक क्या करते हैं कि यहाँ इसका ये टूथ है, दांत है, और ये इनका दर्पण होता है इस तरह से। और टूथ हमारा, दांत जो होगा वो यहाँ होगा, फोकस पर रखा जाएगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। तो यहाँ दांत को जैसे ही रखते हैं हम लोग, तो यहाँ का जो प्रतिबिंब है वो इतना बड़ा बना देता है। तो जो हमारा दांत है वो यहाँ छोटा, एकदम छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। इसमें क्या दिक्कत है, वो स्पष्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस दर्पण के फोकस पर उस वस्तु को रखेंगे, फोकस के अंदर, फोकस तथा ध्रुव के अंदर उस वस्तु को रखेंगे, दांत को रखेंगे, तो वो इतना बड़ा दिखाएगा।
और ये दंत चिकित्सक उपयोग में लाते हैं। और इस दर्पण का उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सौर कुकर के उपयोग में और टार्च के उपयोग में हम लोग कर सकते हैं टार्च के लिए, और इस तरह से दंत चिकित्सक के रूप में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और अवतल दर्पण का सारा हो गया, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण का किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, कौन सी प्रकाश की किरणें किस तरह से मुड़ती हैं और उसका उपयोग क्या क्या है, तो वो सारी चीजें समझते हैं हम लोग। यहाँ जो अवतल दर्पण खत्म हुआ है, इसका ये तीसरा क्लास है। अगर और भी क्लास देखना चाहते हैं तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग जितना भी एक 1 बाय 1 टॉपिक फुल सिलेबस यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ से फुल सिलेबस पढ़ा जाएगा और यहाँ से फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव, ये साइंस का और मैथ का 20-20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। और कम से कम जितना सेट में पूछा रहेगा 20-20 ऑब्जेक्टिव पर डे हम लोग एक साल करेंगे। आप उसे बाद में जब अपलोड होगा तो 2x के स्पीड में उसे देख सकते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ही हेल्प करेगा। ये 20 नंबर यहाँ से कटने वाले नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो भी होता है, अगर सही है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें अगर कोई भी टिक कर दिए अगर सही है तो 1 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ से सुनिश्चित कीजिए कि 20 नंबर कंफर्म यहाँ से कीजिए। और बाकी चीज़ें तो इस तरह से चली रही हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो चीज़ें बताई जाएंगी और इस तरह से इसका फुल सिलेबस भी कंप्लीट होगा। और जो जैसे ही पेपर नज़दीक आ जाएगा उस तरह से हम लोग दिसंबर के मिड से स्टार्ट कर देंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको पहले कवर किया जाए। फाइनली हम लोग इसको धीरे धीरे आगे रूटीन की तरह बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस भी खत्म करना है हमें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी खत्म करना है। तो आगे हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका प्रतिबिंब समझते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में उत्तल दर्पण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।